तो आज हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। आज हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो म्यूचुअल इंडक्शन और एक सेल्फ इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। इन दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। आपके लिए मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, स्टडी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब म्यूचुअल इंडक्शन होता है दो रिलेटेड कॉइल्स में, सिंगल में कभी नहीं होता, ठीक है। सिंगल में स्वप्रेरण होता है, ओके। तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात नहीं करके अभी यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन की बात अगले टॉपिक में करेंगे इसी वीडियो में। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल्स हैं, दो डिफरेंट कॉइल हैं। एक को प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, एक को सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली। अब होता क्या है, प्राथमिक कुंडली में जब भी कोई धारा प्रवाहित होती है तो हमें ये पता है कि ऐसा यदि जब भी होगा तो उससे क्या होता है, उससे हमें उस कुंडली से, उस कॉइल से फ्लक्स निकलता है। वो फ्लक्स उसमें पास रखी जो कुंडली है उससे वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उससे वो कनेक्ट हो जाता है। अब फर्स्ट कुंडली में अब ये भी हमें पता है कि जब तक करंट चेंज होगा तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जैसे ही करंट चेंज होना बंद हुआ, कांस्टेंट करंट हुआ सर्किट में, कॉइल में, और फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम RH यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लगा देते हैं ताकि हम अपने हिसाब से इसको चेंज करते रहें। तो जैसे जैसे इसको चेंज करते रहेंगे वैसे 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 हमारे पास ये जो फ्लक्स है ये चेंज होता चला जाएगा, ओके। अब जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे हमारे पास तो जैसे जैसे ये चेंज होगा सेकंड कॉइल से जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। सेकंड कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हम लेंज के नियम में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कैसे होता है कि मान जो सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स है φ2 वो रिलेटेड होता है किससे, I1 से। यानी फर्स्ट सर्किट में जो धारा बहेगी I1 उससे ही, उसके प्रोपोर्शनल ही होगा क्या, φ2, ठीक है। यानी φ2 जो फ्लक्स है सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है, इस कॉइल का जो फ्लक्स है φ2 वो किससे रिलेटेड है, I1 से, ठीक। अब इसके आगे क्या प्रोग्राम होता है, आगे का प्रोग्राम हमने ये लिख रखा है φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, ओके। यानी अब हम प्रोपोर्शनल हटाएं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो φ2 इक्वल टू MI1। यहाँ जो M है इस M को हम बोलते हैं कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट, ठीक है। कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। ये एक नियतांक है। अब यहाँ आते हैं हम वापस, लेट सपोज कि हमारे पास फर्स्ट में जो धारा है वो I1 इक्वल टू 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर है तो φ2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यानी जो इस कुंडली में जो फ्लक्स चेंज होगा वो इसके म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट के इक्वल चेंज होगा, ओके। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो अब ये जो इसमें, इस सर्किट में, इस कॉइल में जो धारा बहेगी, विद्युत वाहक बल बहेगा E2 वो क्या होगा, वो होता है d(φ2) अपॉन dt के इक्वल। यानी इससे जो फ्लक्स चेंज होगा, इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में, उस फ्लक्स चेंज के दर के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, -dMI1 अपॉन dt। बट m तो कांस्टेंट है तो m का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, ठीक है। I का डिफरेंशिएशन होगा तो इस वजह से हमारे पास केवल एक टर्म बचती है कि माइनस m तो बाहर निकल जाएगा एंड di/dt, ओके। ये हमारे पास नई टर्म आ गई, कहीं की आ गई, ये आ गई E2 की, इसमें बहने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब एक और कंडीशन बनती है, इफ हमारे पास di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, क्या 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस कंडीशन में,
इस कंडीशन में हो जाएगा E2 इक्वल टू मोड ऑफ m। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, माइनस m के बराबर, माइनस m के बराबर नहीं, मोड ऑफ m के बराबर होगा। ठीक है, माइनस m के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, मोड ऑफ m के बराबर होगा। कितना होगा, मोड ऑफ m। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं, थोड़ा सा इसमें और चीज़ देख लेते हैं। तो ये हमने देखा म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन देखने के लिए हमने क्या किया, दो कॉइल्स ले ली, इसको डिसेलेक्ट करके हटा दिया। अब सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने क्या किया, अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। देखो ये जो दोनों कॉइल्स हैं वो एक ही कॉइल है, दूसरी कॉइल नहीं है, दोनों एक ही कॉइल है। ठीक है, ये कंडीशन कब की है, जब वो प्रेस्ड है, ये जो की है ये प्रेस्ड है और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो है वो कब की है, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, कब की, एक तो ये वाली तो कब की है, जब करंट फ्लो हो रहा है, और ये वाली कब की, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब हम जानते हैं, जब उसने जो लेंज का नियम था उसमें क्या लिखा हुआ था, करंट फ्लो होता है तब इसमें फ्लक्स भी चेंज होता है। अब फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक करंट भी फ्लो होगा। तो लेट सपोज कि जो फ्लक्स चेंज होता है वो फ्लक्स चेंज किस तरह से होता है, फ्लक्स जो चेंज होगा फाई वो प्रोपोर्शनल टू, फाइव प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फाइव प्रोपोर्शनल टू आई होगा। मैंने I1 और I2 नहीं लिया है क्योंकि ये जो टोटल बात हो रही है ये इसी एक सर्किट के लिए हो रही है, एक बार ये ओपन है और एक बार ये क्लोज है। इसमें हम RH भी लगा देते हैं। RH लगाने से क्या तक हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, तो उससे जो करंट फ्लो है वो चेंज, रेट ऑफ चेंज करंट फ्लो चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब ये देखते हैं तो फाई इक्वल टू फाई प्रोपोर्शनल टू आई, देन फाई इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, स्वप्रेरण कांस्टेंट। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। ओके, अब फाई इक्वल टू एल आई हमारे पास आ गया। यदि अगर आई इक्वल टू यहाँ भी 1 एम्पियर लें तो फाई इक्वल टू एल, यानी फ्लक्स में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, उसके स्वप्रेरण गुणांक के, यानी सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट के बराबर होगा यदि अगर इस सर्किट में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित की जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें होने वाले E की। E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, सॉरी माइनस नहीं प्लस डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, प्लस डी फाई बाई डी टी। अब इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी, बट एल तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं कि माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो E इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, E इक्वल टू आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, अब यहाँ एक हम कंडीशन लगा देते हैं कि कंडीशन इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ L, यानी उस कुंडली में बहने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आ गया, मोड ऑफ L आ गया। अब इसमें क्या होता है, पहले से एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस करंट, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से और ये जो विद्युत वाहक बल एक्स्ट्रा बनेगा, ये वाला नहीं ये वाला बनेगा, तो ये वाला जब बनेगा तो ये क्या करेगा, जो पहले वाला था वो इसका विरोध करेगा, इसका विरोध करेगा तो इसका विरोध करेगा तो क्या होगा, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ताकि हम इसको इस कंडीशन में ला सकें। ठीक है, अब वो देखते हैं हमें कितना वर्क करना पड़ता है। तो लेट सपोज इसमें स्टार्टिंग में जो करंट है वो है I0। ठीक है, सॉरी, इसमें जो स्टार्टिंग में करंट है वो है I0,
इसे हम करंट को लाना चाहते हैं इस सर्किट में आई जी के इक्वल। तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई ज़ीरो टू आई जी और मोड ऑफ ई डी टी। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई ज़ीरो टू आई जी एंड इसकी वैल्यू रखते हैं एल डी आई बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास और आई डी टी। ठीक है, और एक्स में एक टर्म आती है आई, ये सब है। ठीक है, अब देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई ज़ीरो टू आई, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा आई एल डी आई। ठीक है, आई डी आई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई ज़ीरो टू, सॉरी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं। हम इतने तो है नहीं, हम काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे हैं और लगभग 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो इतना तो हमें पता ही होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आई एंड आई ज़ीरो टू आई जी, जहाँ से हमने लिया है। ठीक है, तो L बाई टू, वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया L बाई टू आई ज़ीरो का आई का स्क्वायर, आई जी का स्क्वायर माइनस आई ज़ीरो का स्क्वायर। अब यदि अगर देखें कि आई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है, स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, देन W इक्वल टू एल बाई टू और हमारे पास क्या बचता है आई जी का स्क्वायर, आई जी का स्क्वायर हमारे पास बचता है। ठीक है, ये हमारे पास नई टर्म मिल गई, इसका वर्क हो गया। अब इसके फॉर्म में यदि अगर हम L को देखें, स्वप्रेरण गुणांक को देखें, तो हम कह सकते हैं कि L इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू अपॉन आई जी स्क्वायर। ठीक है, बट यदि अगर आई ज़ीरो को भी हम यूनिट मान लें, हम बोल दें इसको, हमारे पास आई ज़ीरो इक्वल टू क्या है 1 यूनिट है, तो फिर कैसे चेंज होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। कैसे चेंज होता है देखो, लेट आई जी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो L इक्वल टू 2 इंटू वर्क, यानी इसमें जितना वर्क किया गया, 1 एम्पियर बढ़ाने के में जितना वर्क किया गया उसका डबल स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो दोनों वीडियो थे, दोनों टॉपिक थे, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा एग्ज़ाम रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो बना के डालता जाऊंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। थैंक यू, वेलकम।